हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी नाव दुर्घटना का दूसरा भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। वधु को साथ लेकर रमेश ने घर चलने का विचार किया। नदी पर उसने मच्छेरों की सफेद पाल वाली नावें देखी। उसने आवाज देकर उन्हें बुलाया और उनमें से एक नाव अपनी यात्रा के लिए तय करके बहू के साथ उसमें आ बैठा। अपने खोए हुए आत्मे की खोज के लिए पुलिस नियुक्त कर उसने बहू के साथ घर की ओर प्रस्थान किया। गांव पहुंचते ही रमेश को खबर लगी कि पुलिस ने उसके पिता, सास और कई संबंधियों की लाशें नदी से निकाली हैं। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि मल्लाहों के अतिरिक्त और भी कोई बचा है। बहू के साथ लौटने की खबर जब रमेश की बूढ़ी दादी को लगी तो वह जोर जोर से रोने लगी। पड़ोस के जो लोग बारात में गए थे, उनके घरों में रोना मचा। न शंख बजा, न हर्ष ध्वनि हुई, न किसी ने बहू का परछन किया। किसी ने उसकी ओर देखा तक भी नहीं। रमेश ने सोचा कि श्राद्ध आदि करने के बाद वह बहू को लेकर कहीं और चला जाएगा। पैतृक संपत्ति की व्यवस्था किए बिना उसे हटने की फुर्सत नहीं थी। परिवार की स्त्रियां तीर्थवास के लिए उसे घेरे थी। उनका भी कोई प्रबंध करना ही था। सबसे फुर्सत पाने पर रमेश बहू से भी विरत नहीं था। पहले जैसा सुना गया था, बहू बिल्कुल ही बालिका न थी। औरतें उसकी अधिक उम्र पर धिक्कारती थी। उससे कैसे प्रेम किया जा सकता है? इसके लिए बीए पास इस लड़के को कोई उपाय न सूझा। रमेश उच्च शिक्षित मन एक अपरूप रस से परिपूर्ण हो इस लड़की के आगे झुका था। उसने मन ही मन इस बालिका को अपनी गृह लक्ष्मी के रूप में सुशोभित कर लिया। इससे उसकी स्त्री एक होकर भी उसके मानस पटल पर अनेक रूपों में स्पष्ट होने लगी। रमेश ने हेम के प्रेम स्थान पर इस बहू को सहज ही प्रतिष्ठित करके अपने मन के मंदिर की देवी को सजा लिया था। वह बालिका, बहू, युवती, प्रेमिका और भावी संतानों की प्रतिभाशालिनी माता के रूप में उसके अंतर नेत्रों के सामने विकसित हो उठी थी। इसी तरह 3 महीने बीते। संपत्ति की व्यवस्था हो गई। वृद्धाएं तीर्थवास को चली गई। पड़ोसियों की घरवालियां नई बहू से परिचय के लिए आने जाने लगी। रमेश के प्रेम की गांठ धीरे धीरे पक्की होने लगी। वे दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे। वे संध्या समय छत पर खुले आकाश के नीचे चटाई बिछाकर बैठने लगे हैं। रमेश पीछे से आकर कभी कभी बहू की आंखें बंद कर लेता और उसके सिर को खींचकर छाती से लगा लेता है। एक दिन संध्या को रमेश ने बहू के जूड़े को हिलाकर कहा, सुशीला, आज तुमने चोटी अच्छी नहीं की। उसने कहा, तुम लोग मुझे सुशीला क्यों कहते हो? रमेश उस प्रश्न का अर्थ न समझ चुपचाप उसके मुंह की ओर देखता रहा। बहू ने फिर कहा, क्या मेरा नाम बदले जाने पर ही तुम लोग मेरा आदर करोगे? मेरा बचपन से निरादर हुआ है और शायद मरते दम तक होता ही रहेगा। रमेश को धक्का लगा। उसका मुंह सफेद पड़ गया। उसके मन में संशय जगा। उसने पूछा, बचपन से ही तुम तिरस्कृत कैसे हुई? बहू बोली, मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता मर गए। 6 महीने बाद मेरी माँ मर गई। मामा के घर अब तक बड़े कष्ट से रही। न जाने कहां से आकर तुमने मुझे पसंद कर लिया। 2 दिन में ही विवाह हो गया। उसके बाद की विपदाएं तुम्हें स्वतः ज्ञात हैं। रमेश चोट खाकर लेट गया। उसे और कुछ पूछते भय लगा।
जो कुछ ज्ञात हुआ था उसे ही वे अपने मन से दूर रखना चाहते थे। दक्षिणी हवा चलने लगी। नदी के घाट में बंधी नावों से मल्लाहों के गाने की ध्वनि आकाश में फैल रही थी। बहुत देर तक शांत रहने पर बहू ने रमेश को हिलाकर कहा, क्या सो गए? रमेश ने कहा, नहीं तो। उसके बाद भी रमेश देर तक मौन ही रहा। बहू सो गई। रमेश उठा। वह उसके मुंह की ओर देखने लगा। विधाता, ऐसे सौंदर्य को पाकर भी रमेश उसका उपयोग न कर सकता था। वह अपने मन ही मन सोचता रहा। रमेश समझ गया कि यह उसकी विवाहिता स्त्री नहीं है। वह यह ज्ञात करना चाहता था कि किसकी स्त्री है। उसने कौशल के साथ पूछा, विवाह के समय जब तुमने मुझे देखा तब तुम्हारे मन में क्या आया? बहू ने कहा, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैं आंखें नीचे किए हुए थी। मेरा मन तुम्हारी श्रद्धा से भरा था। रमेश बोला, तुमने मेरा नाम भी नहीं सुना? कम से कम नाम तो याद होगा। बहू ने कहा, जिस दिन बात हुई उसके दूसरे ही दिन विवाह हो गया। मैंने तुम्हारा नाम सुना ही नहीं। रमेश बोला, अच्छा, तुमने लिखना पढ़ना भी तो सीखा है। खूब सफाई के साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर लिखो। रमेश ने उसके हाथ में कागज और पेंसिल दे दी। उसने बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा, श्रीमती कमला देवी। रमेश ने कहा, अच्छा, मामा का नाम लिखो। कमला ने लिखा, श्रीयुत तारिणी चरण चट्टोपाध्याय। रमेश ने कहा, अपने गांव का नाम लिखो तो। उसने लिखा, धोबापुकुर। इस प्रकार सावधानी के साथ रमेश ने इस बालिका के जीवन का जो कुछ पता लगाया, उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसके पश्चात रमेश अपने कर्तव्य के विषय में विचार करने बैठा। उसके मन में उस बालिका को लेकर नाना प्रकार के भाव मंडराने लगे। वह सोचने लगा, संभव है कि इसका पति डूबकर मर गया हो। यदि इसके ससुराल का पता लग जाए तो वहां इसे भेजा जाए तो संभव है कि वे इसे ग्रहण ना करें। मामा के घर निवास करने के बाद समाज में इसकी क्या गति होगी? यदि इसका पति जीवित हो तो क्या इसे ग्रहण करने का साहस करेगा? इस समय इसे जहां ढकेला जाए वहां ही यह अथाह समुद्र में गिरेगी। अपनी स्त्री के अतिरिक्त और किसी रूप में रमेश अपने यहाँ उसे रख नहीं सकता, लेकिन अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करना ठीक नहीं। रमेश ने ग्रह लक्ष्मी के रूप में उसकी जो मूर्ति अंकित की थी उसे मिटाना पड़ा। यह सोचकर वह गांव में एक क्षण भी न रह सका। कलकत्ते की भीड़ भाड़ के बीच छिपकर रहने का उपाय किया जा सकता है। रमेश कमला को लेकर कलकत्ते आया। पहले जहां रहता था वहां से बहुत दूर उसने मकान किराए पर लिया। कलकत्ता देखने को कमला आतुर थी। मकान में प्रवेश करते ही वह खिड़की में जा बैठी। वहां से बाजार देखकर उसके मन में नए नए कौतूहल होने लगे। घर में जो दासी थी उसके लिए कलकत्ता पुराना था। वह उसे इस तरह देखकर चिढ़कर बोली, माँ जी, मुंह पसार कर क्या देख रही हो? स्नान न करोगी? रात दिन रहने वाली दासी मिली नहीं। रमेश सोचने लगा, अब मैं कमला को एक ही शैया पर रख नहीं सकता। फिर अपरिचित स्थान में यह बालिका अकेली कैसे रात काटेगी? रात को दासी चली गई। रमेश ने कमला को उसका बिस्तर दिखाते हुए कहा, तुम सो जाओ, मैं इस किताब को पढ़कर सोऊंगा। मेरा मन अभी सोने को नहीं है। थकी हुई कमला को नींद आते देर न लगी। वह रात जैसे बीती, दूसरी रात को रमेश ने किसी बहाने से कमला को अकेला ही सुला दिया। उस रात गर्मी थी। कोठरी के सामने खुली छत पर दरी बिछाकर रमेश लेट गया और चिंताएं करते करते न जाने कब सो गया। आधी रात को अर्ध निद्रा में रमेश को अनुभव हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके लिए धीरे धीरे हाथ का पंखा चल रहा है। रमेश ने नींद में अपने पास सोई हुई को अपनी ओर खींच लिया।
और कहा, सुशीला, तुम सो, पंखा मत करो। अंधकार से डरी हुई कमला रमेश की बाहों में सिमटकर आराम से सो रही। सवेरे जागने पर रमेश चौंका। उसने देखा सोई हुई कमला का दाहिना हाथ उसके गले में लिपटा है। वह विश्वस्त अधिकार का विस्तार कर उसकी छाती से सटी हुई है। उसके मुख की ओर देख रमेश की आंखों में आंसू भर आए। वह कोमल हाथों की लपेट को अलग कर धीरे धीरे ठंडी सांस भरकर धीरे से उठ गया। बहुत विचार के बाद रमेश ने तय किया कि कमला को बालिका विद्यालय की बोर्डिंग में रखना उचित होगा। इस तरह से कुछ दिन के लिए चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। उसने कमला से पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? कमला रमेश के मुंह की ओर देखती रह गई। रमेश ने पढ़ने से उपकार और आनंद के विषय में बहुत सी बातें उसे समझाई। कमला ने कहा, मैं लिखना पढ़ना सीखूंगी। रमेश बोला, तब तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। कमला ने विस्मय से कहा, इतनी बड़ी होकर मैं क्या स्कूल जाऊंगी? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे भी बड़ी लड़कियां स्कूल जाती हैं। कमला ने कुछ नहीं कहा। एक दिन गाड़ी पर वह रमेश के साथ स्कूल गई। कमला से बड़ी और वहां कितनी ही लड़कियां थी। विद्यालय की मास्टरनी के हाथों कमला को सौंप जब रमेश चलने लगा, तब कमला भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। रमेश ने कहा, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। कमला ने डरी हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ ना रहोगे? रमेश ने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ केवल लड़कियां रहती हैं। कमला बोली, मुझे ले चलो, मैं अकेली ना रहूंगी। रमेश ने हाथ छुड़ाकर कहा, छी, कैसी बातें करती हो? कमला मौन खड़ी रही। उसका चेहरा उतर गया। रमेश दुखित मन बाहर निकला, लेकिन कमला का वह असहाय भयभीत मुख उसके हृदय पट पर अंकित हो गया। रमेश का विचार था कि वह अलीपुर में वकालत करे। उसका मन टूट गया था। इस समय उसमें मन स्थिर कर काम करने की शक्ति न थी। वह कुछ दिन तक इधर-उधर वैसे ही बेकार घूमता रहा। एक बार उसके मन में आया कि वह पश्चिम की ओर घूम आए, ताकि उसका मन तो बहल सके। इसी समय उसे अन्नदा बाबू का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, गजट में देखा कि तुम पास हो गए। यह समाचार तुम्हारी ओर से ना पाकर मैं दुखी हुआ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला। तुम कैसे हो और कब कलकत्ते आओगे? यह खबर देकर मुझे सुखी करना। अन्नदा बाबू विलायत गए हुए लड़के पर निगाह रखे थे। वह बैरिस्टर होकर लौट आया और एक धनी कन्या के साथ उसके विवाह की तैयारी हो रही थी। रमेश यह तय न कर सका कि इस बीच जो घटना हो गई है, उसके बाद हेमनलिनी के साथ पहले की भांति मिलना जुलना उचित है या नहीं। कमला के साथ उसका जो संबंध है, उसे वह किसी के आगे खोलना उचित नहीं समझता था। निरपराधी कमला को वह बदनाम नहीं करना चाहता। यदि वह हेमनलिनी से सब बातें साफ साफ नहीं कहता, तो उस पर वह अपना पहले का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता? अन्नदा बाबू के पत्र का उत्तर उसे देना ही पड़ा। उसने लिखा, अनेक कारणवश आपसे भेंट नहीं कर सका, क्षमा कीजिएगा। पत्र में उसने अपना पता नहीं लिखा। दूसरे दिन वकालती कपड़े पहने वह अलीपुर अदालत में हाजिरी देने गया। एक दिन अदालत से लौटने के समय जब वह गाड़ी वाले से घर पहुंचाने तक का किराया तय कर रहा था, तो उसी समय उसे किसी की पहचानी हुई आवाज सुनाई दी। पिताजी, वह देखिए, रमेश बाबू वहां खड़े हैं। एक गाड़ी रमेश की बगल में आकर ठहर गई। उस दिन एक निमंत्रण में सम्मिलित हो अन्नदा बाबू अपनी कन्या के साथ मकान लौट रहे थे। इसी समय एकाएक यह भेंट हो गई। अन्नदा बाबू ने कहा, रमेश, बड़े भाग्य से राह में भेंट हो गई। आजकल तो तुमने पत्र लिखना भी बंद कर दिया है। लिखते भी हो तो उसमें पता नहीं लिखते। इस समय कहाँ जा रहे हो? क्या कोई विशेष काम है? रमेश ने कहा,
नहीं, अदालत से लौट रहा हूँ। अन्नदा बाबू बोले। तब चलो, हम लोगों के यहाँ चाय तो पी लो। रमेश इनकार न कर सका। वह गाड़ी में बैठ गया। हेमनलिनी ने पूछा, आप अच्छी तरह हैं? रमेश से कोई उत्तर ना पाकर उसने फिर कहा, आपने अपने पास होने का समाचार भी हम लोगों को नहीं दिया। रमेश के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा, मैंने पढ़ा था कि आप भी पास हो गई हैं। हेमनलिनी ने हंसकर कहा, चलो, आपको हम लोगों की याद तो है, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। अन्नदा बाबू ने पूछा, तुमने मकान कहाँ लिया है? रमेश बोला, दर्जी पाड़ा में। अन्नदा बाबू ने कहा, कीफू टोला वाला मकान बुरा तो नहीं था, उसे क्यों छोड़ दिया? उत्तर की आशा से हेम ने कौतूहल के साथ रमेश की ओर देखा। उस दृष्टि ने रमेश पर चोट की। वह बोला, उसी मकान में लौटने का विचार है। हेम के साथ रमेश का प्रेम चला था। उसी के आधार पर हेम ने रमेश की बात से रुष्टता ही प्रकट की। रमेश के उत्तर को सुनकर हेम ने अपनी आंखें खिड़की के बाहर जमा ली। वह बाहर ही देखती रही। उसने ऐसा दिखाया मानो उसे रमेश की बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। रमेश उसकी इस उपेक्षा को समझ गया। उसने अपने कथन की सफाई देते हुए कहा, दर्जीपाड़ा में मकान लेने का कारण यही है कि हेदुआ में मेरा एक संबंधी रहता है। वहां से मैं सहज ही उसकी खबर लेता रहता हूँ। मगर रमेश की बात जंची नहीं, क्योंकि कोलू टोला से भी हेदुआ अधिक दूर नहीं था। यहाँ से भी आसानी से रमेश हेदुआ आ जा सकता था। हेम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बाहर ही देखती रही। रमेश कर्तव्य विमूढ़ सा ताकता रहा। अंत में उसने विषय बदलने की इच्छा से कहा, योगेंद्र के क्या समाचार हैं? तब अन्नदा बाबू बोले, वकालत की परीक्षा में फेल होने से वह निरुत्साहित होकर पश्चिम में अपना मन बहलाने गया है। तभी गाड़ी अन्नदा बाबू के मकान के फाटक पर जा पहुंची। अपने चिर परिचित मकान पर पहुंचकर रमेश के हृदय में एक पीड़ा सी उठी। वह एक आह खींच कर रह गया। रमेश हेम को सुस्त देखकर चुप हो रहा। उसने शांत रहकर चाय पीना आरंभ किया। तभी अन्नदा बाबू ने कहा, इस बार तुम काफी दिनों तक घर पर रहे, क्या कोई विशेष काम था? रमेश ने गंभीरता से कहा, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। हेम चौंक पड़ी। उसे आघात लगा कि उसने अकारण ही रमेश की उपेक्षा की। अन्नदा बाबू ने आश्चर्य से पूछा, बड़े शोक की बात है, उनकी मृत्यु कैसे एकाएक हो गई? रमेश ने कहा, वे पद्मा नदी पर नाव से यात्रा करके घर लौट रहे थे। तभी एकाएक तूफान आ जाने से नाव डूब गई। उनका शव नदी से निकाला गया। हेम ने रमेश की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप था कि उसने अकारण ही रमेश को दोषी ठहराया। हेम का सारा क्रोध काफुर हो चुका था। उसके हृदय में रमेश के लिए स्नेह जाग उठा था। वह सोचने लगी, वास्तव में यह मेरी गलती थी कि मैंने उनको दोषी समझा। पिता की मृत्यु के कारण अवश्य ही वे शोकातुर रहे होंगे। ऐसे संकट के समय उसका घबरा जाना ठीक ही था। मैंने बिना सोचे ही उन्हें दोषी मान लिया था। वह अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए रमेश के प्रति अधिक उदार हो गई और बारंबार आग्रह करके उसे खिलाने लगी। उसने स्नेहासिक स्वर में कहा, आप खान पान में लापरवाही बरतने लगे हैं। देखते नहीं कि आप कितने दुर्बल हो गए हैं? उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, रमेश बाबू आज रात का खाना हम लोगों के साथ ही खाएं। अन्नदा बाबू ने रमेश से कहा, ठीक ही तो है, तुम यही खाना। उसी समय अक्षय आ गया। जब से रमेश गया था, अक्षय ने हेम के साथ मेल जोल बढ़ाना आरंभ कर दिया था। आज अचानक रमेश को लौटा देखकर वह चिढ़ सा गया। वह व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, अरे, रमेश बाबू आज कहाँ से आ गए? मैं समझता था कि आप हम लोगों को भूल बैठे हैं।
रमेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब रमेश के ऊपर दूसरी चोट करता हुआ अक्षय बोला, जिस फुर्ती से तुम्हारे पिताजी रातों रात तुमको गायब करके ले गए थे, मैं तो समझा था कि इस बार वे अवश्य तुम्हारी शादी कर डालेंगे और शायद इसी कारण तुम इतने दिनों तक बचकर निकल भी ना सके। हेम ने क्रोधित नेत्रों से अक्षय को डांटा। अन्नदा बाबू ने कहा, अक्षय, व्यर्थ मत बको। रमेश के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। रमेश ने अक्षय की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप सिर नीचा किए बैठा रहा। हेम ने रमेश का दुख दूर करने की इच्छा से प्रसंग को बदलते हुए कहा, आपने हमारा नया एल्बम नहीं देखा है, मैं आज आपको वही दिखाती हूँ। इतना कहकर वह अलमारी में से नया एल्बम निकाल लाई। उसने तस्वीर दिखाते हुए उनकी व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। तभी धीरे से उसने रमेश से कहा, जहां तक मैं समझती हूँ, आप घर में अकेले ही रह रहे हैं। रमेश ने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, हाँ। हेम बोली, तब जल्दी ही आप हमारे पड़ोस के मकान में आ जाएं। रमेश ने कहा, मैं इस सोमवार तक जरूर उसमें आ जाऊंगा। हेम बोली, मैं चाहती हूँ कि बीए की परीक्षा की तैयारी आप ही कराएं। रमेश को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमकने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये भाग यहीं पर समाप्त। आपको ये भाग कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।